गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे बीएससी भाग द्वितीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियस और एड्रिनल्स का अध्ययन कर लिया था। आज हम पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। छोटी सी ग्रंथि होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर अधिक से अधिक इसका आकार होता है। एक मटर के दाने से भी छोटा होता है। ये चारों तरफ से बोन से घिरी हुई होती है। एक जो मस्तिष्क का फ्लोर है वहाँ बोन पाई जाती है, स्फेनॉइड बोन। इस स्फेनॉइड बोन में एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को सेला टर्सिका कहते हैं। उसी सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में ये पिट्यूटरी पाई जाती है। ब्रेन का जो सब वहाँ भाग है वो हाइपोथैलेमस है, और ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है एक पतले से स्टाक की सहायता से, या कनेक्टिव या नेक की सहायता से ये जुड़ा हुआ रहता है। उस नेक को इन्फंडिबुलम कहते हैं। उसकी सहायता से ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ देखेंगे, ये डायग्राम है पिट्यूटरी का। इसमें देखेंगे तो ऊपर का हिस्सा देखेंगे, ये नेक है जिसके द्वारा ऊपर हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है। नीचे की तरफ ये पिट्यूटरी है। ये आगे का हिस्सा आप देखेंगे, ये एडिनो हाइपोफाइसिस है, या सेला टर्सिका गड्ढा है जो स्फेनॉइड बोन के अंदर है। उसके अंदर ये पिंक कलर में दिखाया गया है पिट्यूटरी को। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये पार्स डिस्टैलिस है, और स्टाक, इनफंडिबुलर स्टाक दिखाई दे रहा है। पार्स ट्यूबरेलिस है। इधर आप देखेंगे पार्स नर्वोसा और पार्स इंटरमीडिया दिखाई दे रहा है। ये बीच में एक पतली सी दरार पाई जाती है जो इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को अलग कर रही है। ये डायग्राम है, बाद में आप इसको व्हाट्सएप पर आराम से देख लेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर पिट्यूटरी का देखें तो इसमें दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। एक एंटीरियर लोब, आगे का लोब, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और दूसरा पोस्टीरियर लोब, पीछे का हिस्सा, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसको तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रिलीज हार्मोन्स के द्वारा, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो तंत्रिकीय उत्प्रेरण के द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोनों की बात करें, सबसे पहले एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब की बात कर लेते हैं। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, यहाँ हम बता दें कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस अर्थात एंटीरियर लोब और न्यूरो हाइपोफाइसिस अर्थात पोस्टीरियर लोब, ये दोनों एक लोकेशन पर भले हैं स्थित, लेकिन इनका निर्माण बिल्कुल अलग अलग तरीक़ों से हुआ है। एडिनो हाइपोफाइसिस आहारनाल की आउटग्रोथ के रूप में बना है एंटीरियर पिट्यूटरी, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ब्रेन से निकला है, ब्रेन से बना हुआ है, न्यूरल टिश्यू से बना है। दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस, जैसा मैंने अभी बताया कि ये माउथ एपिथेलियम की आउटग्रोथ के रूप में बनता है। इसके 3 भाग हैं, पार्स डिस्टैलिस, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया। इसमें जो पार्स ट्यूबरेलिस है ये कोई भी एंडोक्राइन फंक्शन इसका नहीं है। ये मीडियन एमिनेंस को चारों ओर से घेरता है, एक तरह से मीडियन एमिनेंस के पास में स्थित होता है। जो पार्स डिस्टैलिस है यही मुख्य भाग है जहाँ से हार्मोन का निर्माण होता है। पार्स इंटरमीडिया कई मैमल्स में नहीं भी पाया जाता है, जैसे एलिफेंट, आर्माडिल्लो, व्हेल, इन सब में नहीं पाया जाता है। पार्स इंटरमीडिया बॉडी पिगमेंटेशन से जुड़ा हुआ पार्ट है। यहाँ से
मेलेनोफोर्स के डिस्पर्सल को प्रभावित करने वाला हार्मोन स्रावित होता है, मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं पार्स डिस्टैलिस से, उनकी बात कर लेते हैं। सभी हार्मोन जो पार्स डिस्टैलिस से बनते हैं या पिट्यूटरी से बनते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। इसको सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। सोमेटोट्रोपिन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी इसको कहते हैं। इसका कार्य है, ये माइटोटिक एक्टिविटीज़ को प्रेरित करता है, बोन की ग्रोथ को, मांसपेशियों की ग्रोथ को तथा विभिन्न अंगों के विकास को ये प्रेरित करता है। प्रोटीन के निर्माण को ये प्रेरित करता है जिसके द्वारा अंगों का विकास होता है। अगर चाइल्ड में इसका लो सिक्रीशन हो तो इसको ड्वार्फिज्म की अवस्था कहेंगे। एक हाइट में वृद्धि पर्याप्त नहीं हो पाती है तो इसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, बौनापन कहते हैं। अगर किसी चाइल्ड में इसकी अधिकता से स्राव होने लगे तो बहुत ही अधिक हाइट हो जाती है, जिसको जायंटिज्म या जायंट कहते हैं, जाइजेंटिज्म या जायंट कहते हैं। अगर वयस्क में इसका अधिक सिक्रीशन होने लगे तो एक अवस्था बनती है जिसको एक्रोमेगैली कहते हैं। इसमें जबड़े या हाथ या पैर की कोई हड्डी अधिक बड़ी होने लगती है। तो ये ग्रोथ हार्मोन है, इसका बचपन में स्राव अधिक होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती है इसका स्राव अपेक्षाकृत कम होने लगता है। इसके स्राव का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनता है जिसको ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। वही हार्मोन इसके स्राव को नियंत्रित करता है। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन बनेगा तो उसके प्रभाव में ग्रोथ हार्मोन का निर्माण कम हो जाएगा या रुक जाएगा। तो इसलिए बचपन की अवस्था में चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ग्रोथ हार्मोन अधिक बनता है। दूसरा हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको TSH या थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। ये जैसा नाम से स्पष्ट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि इसका टारगेट ऑर्गन है। ये इसका टारगेट या लक्ष्य है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि में पहुंच करके वहाँ की कोशिकाओं को थायराइड हार्मोन के निर्माण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। अगर इसका अधिक स्राव होने लगे तो ये हाइपरथायराइडिज्म का कारण बनेगा, और अगर इसका कम स्राव होने लगे तो ये हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनेगा। हाइपर और हाइपोथायराइड की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। TSH के स्राव का नियंत्रण थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन के द्वारा होता है। ये थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। जब थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन स्रावित होगा तो उसके प्रभाव में TSH का निर्माण अधिक होगा। अगला हार्मोन जो है उसको ACTH कहते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH। ये एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग पर प्रभाव डालता है। इसका टारगेट ऑर्गन वही है। वहाँ से ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, जिनको ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, उनके स्राव को ये प्रेरित करता है। और इसके स्राव का स्वयं का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस से कार्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन स्रावित होता है और कार्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन पॉजिटिवली गवर्न करता है
ACTH को पिट्यूटरी से। अगला हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसका टारगेट ऑर्गन गोनेड्स होते हैं, ओवरी और टेस्टिस। यहाँ ये गोनेड्स की वृद्धि, विकास और कार्य को नियंत्रित करता है। दो प्रमुख गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में ओवरी में फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करता है, ये इसका प्रमुख कार्य है। और इसके द्वारा एस्ट्रोजन के निर्माण को प्रेरित किया जाता है, क्योंकि जो फॉलिकल बनता है उसी फॉलिकल से एस्ट्रोजन बनते हैं। तो इस तरह से ये ओवरी से एस्ट्रोजन के निर्माण और फॉलिकल के विकास को प्रेरित करता है। मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है, सेमिनिफेरस नलिकाओं में माइटोटिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है और उससे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इसके स्राव का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस से ही होता है, वहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हार्मोन स्रावित होता है। यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हार्मोन पॉजिटिवली गवर्न करता है FSH को। दूसरा ग्रोथ हार्मोन, उसको LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फीमेल में ये ओवुलेशन की क्रिया को प्रेरित करता है, अर्थात ओवरी से एग के रिलीज होने की प्रक्रिया को, और साथ ही साथ जो फॉलिकल है, फॉलिकल के बची हुई कोशिकाओं को कॉर्पस लूटियम बनाने के लिए ये प्रेरित करता है। और इस तरह से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, कॉर्पस लूटियम के निर्माण को प्रेरित करने वाला। मेल में इसको ICSS कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल आप जानते हैं लेडिक कोशिकाएं होती हैं जो टेस्टिस में पाई जाती हैं, और यही लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं। तो ICSS लेडिक कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन के स्राव के लिए प्रेरित करते हैं। इसके स्राव का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हार्मोन के द्वारा किया जाता है। पॉजिटिव रेगुलेशन है। अगला हार्मोन जो है उसकी हम चर्चा करते हैं, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन। ये मैमल्स में अगर हम बात करें तो ये मैमरी ग्लैंड्स के विकास को प्रेरित करता है और मिल्क प्रोडक्शन तथा मिल्क सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है। और इसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस से स्रावित प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन के द्वारा होता है। तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस की हमने बात की थी। पिट्यूटरी का अगला हिस्सा, ये जो भी हार्मोन्स थे सारे प्रोटीन हार्मोन्स थे। अब हम न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, वहाँ से भी पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन बनते हैं। जैसा मैंने बताया था कि ये ब्रेन से बनता है और ये ब्रेन के साथ एक इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसके 3 भाग हो सकते हैं, पार्स नर्वोसा, इनफंडिबुलर स्टेम और मीडियन एमिनेंस। जो पार्स नर्वोसा है, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि ये तीनों भाग किसी भी हार्मोन का निर्माण नहीं करते। हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में जो कोशिकाएं हैं उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाएं कहते हैं। वो हार्मोन का निर्माण करती हैं। उन्हीं के एक्सॉन में होता हुआ हार्मोन पार्स नर्वोसा में पहुंचता है। ये एक्सॉन जिस रास्ते से आप पहुंचते हैं वहाँ, उस रास्ते को मीडियन एमिनेंस कहते हैं और उसी मीडियन एमिनेंस के साथ का हिस्सा इनफंडिबुलर स्टेम भी कहलाता है। तो हार्मोन बनता हाइपोथैलेमस में है, स्टोर किया जाता है पार्स नर्वोसा में और सिक्रीट किया जाता है पार्स नर्वोसा से। कौन कौन से हार्मोन्स हैं पार्स नर्वोसा के?
पहला हार्मोन है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसको वैसोप्रेसिन नाम से भी जानते हैं। ये शरीर में जल और सोडियम तथा अन्य आयनों के निश्चित अनुपात को बनाए रखने अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। ये यूरिन से रिलीज होने वाले जल की मात्रा को कम करता है, अधिक पानी का लॉस नहीं होने देता है, जिसके कारण शरीर में जल और सोडियम की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। अगर एंटीडायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाए तो इसके कारण अधिक यूरिन का निर्माण होगा, अधिक प्यास लगेगी। ऐसी स्थिति को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस ये ADH हार्मोन की कमी के कारण होता है। इस ADH का नियंत्रण न्यूरोएंडोक्राइन है। जैसे मैंने बताया कि इसका निर्माण तो हाइपोथैलेमस में ही होता है और इसके स्राव का नियंत्रण रक्त में सोडियम आदि की मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये स्मूथ मांसपेशियों के संकुचन का कार्य करता है। यूटरस में या मेमरी ग्लैंड्स में इन स्थानों पर ये मांसपेशियों को संकुचित करता है। ऐसा देखा गया है कि इसका सोशल रोल भी है। मदर चाइल्ड बॉन्डिंग में भी ऑक्सीटोसिन का रोल पाया गया है। ये भी नर्वस रेगुलेशन में है, तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है और ये तंत्रिकीय नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रभावी होता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने बात की आज पिट्यूटरी की और पिट्यूटरी के विभिन्न हार्मोन्स की। इसी पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और आएगा, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, जहां हम पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के संबंधों की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों। कोई समस्या हो तो मुझसे पूछेंगे, कोई संकोच नहीं करेंगे पूछने में।